नमस्कार साथियों, पथिक अकेडमी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हमारी राजस्थान नगर पालिका अधिनियम की अंतिम क्लास है। आज अध्याय 12 की अंतिम क्लास है। आज आपका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको सभी क्लासेस पसंद आई होंगी। आप लगातार जुड़े रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आगे भी हम इस अधिनियम की रिवीजन क्लासेस और प्रश्नों को लेकर आते रहेंगे आपके बीच। आप लगातार चैनल से जुड़े रहिएगा। चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की क्लास की शुरुआत में हम धारा 291 से करेंगे। धारा 291 में अधिनियम, नियमों और उपविधियों को भंग करने के लिए शास्ति जो अन्यथा उपबंधित नहीं है। अर्थात इस धारा का अर्थ हो जाएगा कि अधिनियम, नियम और जो उपविधियां बनाई गई हैं और कोई व्यक्ति उन्हें भंग करता है तो उनके लिए पेनल्टी लगती है। यदि अधिनियम में कोई पेनल्टी नहीं दी है तो क्या उपबंध दिया गया है उसके बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया है जो कोई इस अधिनियम के अधीन किसी नियम, उपविधि, उपबंध का उल्लंघन करता है या इसके अधीन जारी नोटिस, आदेशों के अनुपालन में विफल रहता है जिनके उल्लंघन पर अधिनियम में शास्ति का उपबंध नहीं किया गया है तो दोष सिद्धि पर 2000 से 5000 रुपये का जुर्माना लगेगा। इस धारा का अर्थ यह हो जाएगा कि यदि कोई व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन बनाई गई विधियों, उपविधियों और उपबंधों का पालन नहीं करता है या उनका उल्लंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन कोई नोटिस जारी किया जाता है या आदेश दिया जाता है और व्यक्ति उनका अनुपालन नहीं करता है तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति पर शास्ति अर्थात पेनल्टी लगाई जाती है और उस पेनल्टी का प्रावधान भी इस अधिनियम में दिया गया है। पर किसी किसी जगह पर पेनल्टी का प्रावधान नहीं दिया गया है। तो जिन स्थानों पर पेनल्टी का प्रावधान नहीं दिया गया है उस स्थान पर यदि व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो 2000 से 5000 रुपये का जुर्माना उस व्यक्ति पर लगाया जा सकता है। तो यह धारा 291 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 292 जिसमें अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्रवेश के बारे में प्रावधान है। इस प्रकार की धारा को या इस पॉइंट को हम पहले भी कई धाराओं के माध्यम से पढ़ चुके हैं। इस धारा को अगर पढ़ें तो इसमें बताया है मुख्य नगरपालिका अधिकारी या अन्य प्राधिकृत अधिकारी अधिनियम के प्रयोजन के लिए किसी भूमि या भवन में सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य सहायकों के साथ प्रवेश कर सकेंगे। आगे दिया गया है परंतु उपबंध के अन्यथा किसी भूमि या भवन जो अधिभोगाधीन हो उसमें अधिभोगी की आज्ञा के सिवाय तब तक प्रवेश नहीं किया जाएगा जब तक 24 घंटे का नोटिस ना दिया जाए। और अंत में पॉइंट दिया गया है कि मानव आवास के रूप में उपयोग वाले भवन के मामले में अधिभोगी के सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा। तो इस धारा को अगर समझने का प्रयास करें तो इसके पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि मुख्य नगरपालिका अधिकारी या नगरपालिका के अन्य प्राधिकृत अधिकारी किसी अधिनियम के प्रयोजन के लिए अर्थात जो कार्य और जो अधिनियम इस धारा में बताए गए हैं उनके किसी प्रयोजन के लिए मुख्य नगरपालिका अधिकारी और नगरपालिका के अन्य प्राधिकृत अधिकारी किसी भूमि और भवन में प्रवेश कर सकते हैं और ऐसा प्रवेश वे सूर्योदय से सूर्यास्त के मध्य ही कर सकते हैं अर्थात दिन के समय में ही वे प्रवेश करेंगे और अपने सहायक कर्मचारियों के साथ प्रवेश कर सकते हैं। ऐसा पॉइंट हमने जब नाली के संबंध में धाराएं आई थी कि किसी व्यक्ति की भूमि में से नाली निकाली जाएगी जब कोई अन्य समाधान ना हो तो उस धारा में भी हमने इस पॉइंट को पढ़ा था। आगे हम देखें तो दूसरे पॉइंट का अर्थ यह हो जाएगा कि उपबंध के अलावा या अन्यथा अर्थात उपबंध में कोई प्रयोजन दिया है उसके अलावा यदि नगरपालिका के कर्मचारी उस भूमि और भवन में प्रवेश करना चाहते हैं और वह भूमि और भवन किसी के अधिभोगाधीन अर्थात किसी अधिभोगी के द्वारा यूज में लिया जा रहा है, उपयोग में लिया जा रहा है तो वह उसकी आज्ञा लेकर ही उसमें प्रवेश कर सकते हैं। यदि आज्ञा के सिवाय वह अन्यथा प्रवेश करना चाहते हैं तो उन्हें कम से कम 24 घंटे पहले नोटिस देना होगा। अगला पॉइंट है कि जिस भवन या भूमि में नगरपालिका के कर्मचारी या मुख्य नगरपालिका अधिकारी प्रवेश करना चाहते हैं और वह मानव आवास के रूप में उपयोग लिया जाता है तो जो नगरपालिका के कर्मचारी उस भवन में प्रवेश करेंगे तो वह जिस व्यक्ति के भवन में प्रवेश कर रहे हैं उसकी सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक ध्यान रखेंगे अर्थात उसकी सामाजिक और धार्मिक कोई रूढ़ी है तो उसके अनुसार ही वह उस भवन में प्रवेश करेंगे। अगली धारा है धारा 293 जिसमें निवारक निरीक्षण के बारे में प्रावधान है। इस धारा में दिया गया है जहां नगरपालिका के पास यह विश्वास करने का कारण हो कि किसी भूमि या भवन में इस अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में
नगरपालिक जल निकास संकर्म या कोई अन्य नगरपालिका उपक्रम का कार्य निष्पादित किया गया है, वहां अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या कोई स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी समय और नोटिस के बिना ऐसे भवन या भूमि का निरीक्षण कर सकेगा। इस धारा के अर्थ को हम समझें तो इस धारा में बताया गया है कि जब नगरपालिका को यह विश्वास हो जाए कि किसी भूमि या भवन में उसके अधिनियम के उपबंधों के उल्लंघन में, अर्थात अधिनियम का उल्लंघन करते हुए कोई उपक्रम जैसे नगरपालिका जल निकास संकर्म या फिर नगरपालिका का कोई अन्य उपक्रम उस भवन या भूमि में किया गया है, तो इस स्थिति में नगरपालिका का अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मुख्य नगरपालिका अधिकारी या स्वास्थ्य अधिकारी किसी भी समय बिना नोटिस दिए उस भवन में प्रवेश कर सकेंगे और उस संकर्म का निरीक्षण कर सकेंगे। आगे इस धारा में दिया गया है, परंतु किसी मानव आवास के रूप में उपयोग आने वाले भवन के मामले में अधिभोगी की सामाजिक व धार्मिक रूढ़ियों का सम्यक ध्यान रखा जाएगा। यह पॉइंट हमने पिछली धारा में ही पढ़ा था। इसका अर्थ भी यह हो जाएगा कि यदि उस भूमि या भवन में कोई व्यक्ति निवास कर रहा है, तो जब कोई अधिकारी या नगरपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उस भवन में प्रवेश करेंगे तो वह उस भवन में रहने वाले व्यक्ति या अधिभोगी की जो सामाजिक रूढ़ी है या जो भी उसकी धार्मिक रूढ़ियां हैं उनका सम्यक रूप से ध्यान रखेंगे। अगली धारा की बात करें तो अगली धारा है धारा 294, जिसमें प्रवेश करने की शक्ति के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया गया है, धारा 292 के उपबंध द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति के लिए निरीक्षण या तलाशी के लिए दरवाजे, फाटक को यदि वह प्रवेश के लिए खोला जाना आवश्यक समझे, या फिर दूसरा पॉइंट दिया है, स्वामी और अधिभोगी अनुपस्थित हों या उपस्थित हों और दरवाजा खोलने से इनकार करें, तो उस स्थिति में उस दरवाजे को खोलना या खुलवाना उसके लिए विधिपूर्ण होगा। इस धारा में बताया गया है कि धारा 292 के उपबंध के अधीन जो प्राधिकृत व्यक्ति या प्राधिकृत अधिकारी है जो किसी भवन में प्रवेश कर सकता है, उस प्राधिकृत अधिकारी के लिए किसी भवन में निरीक्षण या तलाशी के लिए प्रवेश करना है तो वह उस भवन के दरवाजे और फाटक को यदि खोला जाना आवश्यक समझता है तो उसके लिए उन दरवाजों को खोलना या खुलवाना विधिपूर्ण होगा। और दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि यदि उस भवन का स्वामी या अधिभोगी अनुपस्थित है या फिर उपस्थित है और प्रवेश के लिए इनकार कर रहा है, दरवाजा या फाटक नहीं खोल रहा है, तो उस स्थिति में भी प्राधिकृत अधिकारी उस दरवाजे को निरीक्षण और तलाशी के लिए खुलवा सकता है और खोल भी सकता है, और ऐसा करना उसके लिए विधिपूर्ण होगा। तो यह धारा 294 के अंदर दिया गया है। अगली धारा है धारा 295, जिसमें कतिपय मामलों में प्रतिकर का अवधारण के बारे में प्रावधान दिया गया है। इस धारा में बताया गया है, अधिनियम के द्वारा कोई प्रतिकर या नुकसानी संदत्त करना निर्दिष्ट है और उसके संबंध में कोई सहमति नहीं हो तो उसकी रकम और आवश्यक हो तो प्रभाजन निदेशक स्थानीय निकाय द्वारा प्राधिकृत या नियुक्त अधिकारी द्वारा अविनिश्चित या अवधारित किए जाएंगे। अब इस पॉइंट का अर्थ समझने का प्रयास करें तो इसमें बताया गया है कि नगरपालिका अधिनियम के द्वारा यदि नगरपालिका को किसी व्यक्ति को कोई प्रतिकर या नुकसानी, और इसको हम दूसरे अर्थों में समझें तो मुआवजा, यदि नगरपालिका को कोई प्रतिकर या मुआवजा किसी व्यक्ति को देना है और किन किन व्यक्तियों को देना है ऐसी सहमति नहीं बन पा रही है या निर्धारण नहीं हो पा रहा है, तो निदेशक स्थानीय निकाय के द्वारा नियुक्त अधिकारी या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा कितनी रकम मुआवजे में दी जानी है और किस किस को मुआवजा दिया जाना है, यह अविनिश्चित और अवधारित किया जाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर यह बात कही गई है। आगे की लाइन हम पढ़ें कि उपधारा की कोई बात व्यथित पक्षकार को सक्षम न्यायालय में प्रतितोष अर्थात निवारण मांगने से निवारित अर्थात रोकेगी नहीं करेगी। अब इस पॉइंट का या इस लाइन का अर्थ यह हो जाएगा कि जो उपधारा दी गई है इसकी कोई भी बात किसी व्यथित पक्षकार को अर्थात किसी अधिकारी या जो नियुक्त किया गया है अधिकारी उसके द्वारा जो राशि निर्धारित की गई है, अवनिश्चित की गई है और अवधारित की गई है, उससे यदि कोई व्यक्ति व्यथित होता है तो वह किसी सक्षम न्यायालय में जा सकता है और जो उसकी परिस्थिति है या उसके साथ जो अन्याय हुआ है उसके लिए वह निवारण की मांग कर सकता है, और इस उपधारा की कोई भी बात उसको सक्षम न्यायालय में जाने से नहीं रोक सकती है। अगला हम दूसरा पॉइंट देखें, यदि भूमि के संबंध में
प्रतिकर का दावा किया जाता है, न्यायालय अवधारण के लिए निर्दिष्ट मामलों में कार्यवाही भूमि अर्जन अधिनियम 1894 के द्वारा विहित क्रिया का अनुसरण किया जाएगा। अब इस दूसरे पॉइंट का अर्थ समझें तो इसमें बताया गया है कि यदि नगरपालिका के द्वारा जो कंपनसेशन प्रतिकर या मुआवजा दिया जा रहा है वो भूमि के संबंध में है और नगरपालिका के द्वारा या उस प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा जो अवधारण किया गया है उससे कोई व्यक्ति व्यथित होता है और वह न्यायालय में जाता है, तो न्यायालय में जो कार्यवाही चलेगी उसके ऊपर वह भूमि अर्जन अधिनियम 1894 में जो रीतियां विहित की गई हैं उनके अनुसार ही न्यायालय में कार्यवाही चलेगी यदि प्रतिकर देने का मामला भूमि से संबंधित है तब। तो धारा 295 के अंदर ये पॉइंट दिए गए हैं। उम्मीद करता हूं ये सभी पॉइंट आपको समझ में आए होंगे। अगली धारा है धारा 296, जिसमें खर्चे या व्यय कैसे अवधारित या वसूल किए जाएं उसके बारे में प्रावधान दिया गया है। इस धारा में बताया है, इस अधिनियम के अधीन किसी व्यक्ति द्वारा कोई खर्च या व्यय संदत किया जाना है और उसके संबंध में कोई विवाद उत्पन्न होता है और यदि रकम और उसके प्रभाजन के बारे में कोई उपबंध अधिनियम में ना हो तो नगरपालिका अवनिश्चित करेगी और उस रीति से वसूली होगी जैसे कर के मध्य दावाकृत रकम वसूलिय है। अब इस धारा के अर्थ को समझें तो इस धारा में बताया गया है कि जैसे हमने पिछली कई धाराओं में पढ़ा कि किसी व्यक्ति से किसी कार्य के लिए खर्चा और व्यय नगरपालिका के द्वारा वसूल किया जाएगा, अर्थात या तो कार्य व्यक्ति के द्वारा किया जाएगा, यदि व्यक्ति कार्य नहीं करता है तो नगरपालिका कार्य करती है और जब नगरपालिका कार्य करती है तो जो भी खर्चा होता है उस खर्चे को नगरपालिका उस व्यक्ति से वसूल करती है। तो यहाँ उसी खर्चे के बारे में बताया गया है कि यदि कोई खर्चा और व्यय है जो व्यक्ति के द्वारा दिया जाना है और उसके संबंध में यदि कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है और उसके संबंध में भी अधिनियम में कोई उपबंध नहीं दिया गया है, अर्थात अधिनियम में ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया गया है, उस स्थिति में क्या किया जाए। तो ऐसी स्थिति में नगरपालिका होती है वह उस रकम का निर्धारण करती है कि कितनी रकम उस व्यक्ति से ली जाएगी। तो इसका निर्धारण नगरपालिका के द्वारा किया जाता है और जो रकम होती है वह उस व्यक्ति से उसी प्रकार वसूल की जाएगी जैसे कर के मध्य दावाकृत रकम, अर्थात जो कर की या टैक्स की राशि को जिस प्रकार नगरपालिका वसूल करती है उसी प्रकार खर्चे और व्यय की राशि को भी वह व्यक्ति से वसूल करेगी। अगली धारा है धारा 297, जिसमें राज्य नगरपालिका संघ का गठन और उसके कृत्य के बारे में बताया गया है। इस धारा में बताया है, राज्य की समस्त नगरपालिका या उनमें से कोई एक संघ जिसे राजस्थान राज्य नगरपालिका बोर्ड संघ कहा जा सकेगा या कोई अन्य नाम जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए गठित करने हेतु संयोजित हो सकेंगी, परंतु तब तक कोई संघ गठित नहीं होगा जब तक राज्य की आधी से अधिक नगरपालिका संघ का सदस्य बनने के लिए अपने आशय का संकल्प अलग अलग रूप से पारित न करें। अब इस धारा का अर्थ समझें तो इस धारा में बताया गया है कि राजस्थान राज्य में जितनी भी नगरपालिकाएं हैं वे सभी नगरपालिकाएं या उनमें से कुछ नगरपालिकाएं आपस में मिलकर एक संघ का निर्माण कर सकती हैं, अर्थात अपनी एक यूनियन बना सकती हैं। हो सकता है उसका नाम राजस्थान राज्य नगरपालिका बोर्ड संघ हो सकता है या फिर कोई अन्य नाम भी रखा जा सकता है जो नाम राज्य सरकार अधिसूचित करे। तो इस नाम को रखकर राजस्थान की समस्त नगरपालिकाएं या उनमें से कुछ नगरपालिकाएं मिलकर आपस में एक संघ बना सकती हैं। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पे दी गई है कि जब तक संघ नहीं बनाया जाएगा जब तक राजस्थान राज्य की आधी से अधिक नगरपालिकाएं उस संघ का सदस्य बनने के लिए अपना संकल्प पारित ना करें, अर्थात यदि कोई नगरपालिका का संघ बनना है तो उसमें राजस्थान राज्य की आधी से अधिक नगरपालिकाएं, अर्थात नगरपालिकाओं की जितनी भी संख्या है उसमें आधी से अधिक नगरपालिकाएं जब उस संघ का सदस्य बनना चाहेंगी तभी उन सभी को मिलाकर एक संघ का निर्माण किया जाएगा। धारा 297 में कुछ पॉइंट और शेष हैं जिन्हें हम आगे चर्चा करेंगे। धारा 297 में पॉइंट नंबर 2 है नगरपालिका संघ के कार्य। पॉइंट नंबर 1 में हमने नगरपालिका संघ के गठन की बात की। पॉइंट नंबर 2 में जो संघ गठित किया जाएगा उस संघ के कार्य क्या क्या होंगे उसके बारे में बताया गया है, जिसमें पहला पॉइंट है नगरपालिकाओं के सामान्य हित के विवादकों अर्थात इश्यू का परीक्षण, अर्थात जो सभी नगरपालिकाओं को मिलाकर संघ बनाया जाएगा तो उसमें सभी नगरपालिकाओं का जो सामान्य हित होगा और उनके जो इश्यू होंगे उनका परीक्षण किया जाएगा, अर्थात प्रत्येक नगरपालिका का कोई इश्यू है तो उसे सामान्य हित का इश्यू माना जाएगा और उसका परीक्षण किया जाएगा।
दूसरा पॉइंट है विवादकों से संबंधित सूचना का प्रसारण, और जो भी उस इश्यू हैं उससे संबंधित सूचना का प्रसारण सभी नगर पालिकाओं के साथ किया जाएगा। तीसरा पॉइंट सामान्य हित के मामलों पर राज्य सरकार व अन्य अभिकरण को अभ्यावेदन अर्थात रिप्रेजेंटेशन करना। तो जो भी सामान्य हित के मामले हैं अर्थात सभी नगर पालिकाओं के लिए कॉमन है, ऐसे मामलों पर राज्य सरकार व अन्य अभिकरण अर्थात एजेंसी को अभ्यावेदन यानी कि रिप्रेजेंटेशन करना, अर्थात राज्य सरकार को और अन्य अभिकरण को उसके बारे में सूचित करना और उनको प्रेजेंट करना। चौथा पॉइंट है नगर पालिकाओं को उनके प्रशासन सुधार पर सहायता व परामर्श देना। तो इस पॉइंट का अर्थ हो जाएगा कि जो भी नगर पालिकाएं उस नगर पालिका संघ में शामिल हैं उन सभी को प्रशासन संबंधी सुधार पर सहायता व परामर्श देना उस नगर पालिका संघ का कार्य होगा। पांचवा पॉइंट देखें ऐसे अन्य कृत्य करना जो राज्य सरकार समय समय पर उसे संनिर्देशित करे, अर्थात जो नगर पालिका संघ बनाया जाएगा और राज्य सरकार यदि कोई कार्य या संनिर्देशित करती है उस संघ को तो वह भी उसके द्वारा किए जाएंगे। तीसरा पॉइंट है निम्न मामलों पर राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों से विनियमित और शासित होंगे, अर्थात नीचे जो मामले दिए गए हैं उनके संबंध में राज्य सरकार नियम बनाएगी और उन्हीं नियम के आधार पर वह विनियमित या शासित होंगे। तो क्या क्या मामले हैं तो उनको देख लेते हैं। पहला है का संघ का संविधान और उसके लक्ष्य और उद्देश्य। तो जो नगर पालिका का संघ बनाया जाएगा उसका एक संविधान होगा, तो वह संविधान और उसके लक्ष्य क्या होंगे नगर पालिका संघ के और उसके उद्देश्य क्या होंगे यह राज्य सरकार द्वारा बनाए जाएंगे। दूसरा पॉइंट देखें नगर पालिकाओं द्वारा संघ को दिए जाने वाले अभिदाय अर्थात कॉन्ट्रीब्यूशन की रकम और उसका ढंग, अर्थात जो नगर पालिका का जो संघ बनाया गया है उसमें जो सभी नगर पालिकाएं शामिल हैं वह नगर पालिका संघ के लिए कुछ पैसों का कंट्रीब्यूशन करेंगी और उसके संबंध में जो भी नियम है वह राज्य सरकार बनाएगी कि कितना कंट्रीब्यूशन देना है और किस प्रकार से कंट्रीब्यूशन सभी नगर पालिकाओं को देना है। तीसरे पॉइंट की बात करें संघ के वित्त पोषण के लेखाओं का रखरखाव और संपरीक्षा प्रबंध और नियंत्रण, और जो नगर पालिका संघ बनाया जाएगा उसका जो भी लेखा जोखा होगा, जो भी उसका अकाउंट होगा, उसका रखरखाव किस प्रकार किया जाएगा, उसकी ऑडिटिंग कैसे की जाएगी, उसका मैनेजमेंट और उसका नियंत्रण किस प्रकार किया जाएगा, इसके संबंध में भी राज्य सरकार ही नियम बनाएगी। आगे दिया है अन्य मामले जो धारा के प्रयोजनार्थ आवश्यक हों, और अन्य मामले जो राज्य सरकार उचित समझे इस धारा के प्रयोजन के लिए उनको भी वह इसमें शामिल कर सकती है। परंतु कोई भी व्यक्ति संघ का प्रतिनिधित्व करने के लिए तब तक पात्र नहीं होगा जब तक वह तत्समय किसी नगर पालिका का अध्यक्ष ना हो। तो इस पॉइंट का अर्थ ये हो जाएगा कि जो नगर पालिका संघ बनाया गया है यदि कोई व्यक्ति उसका प्रतिनिधित्व करना चाहता है तो उसके लिए यह आवश्यक होगा कि वह किसी नगर पालिका का अध्यक्ष होना चाहिए। और दूसरे शब्दों में इसका अर्थ समझें तो जो नगर पालिका के अध्यक्ष होंगे वही इस संघ का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो यह धारा 297 आपकी यहाँ पर समाप्त होती है, लेकिन धारा 297 के अंदर संशोधन हो चुका है और संशोधन कर अध्याय 12 का ऐड किया गया है जिसमें धारा 297 को और विस्तारित रूप में बताया गया है, तो उसकी हम अभी आगे चर्चा करेंगे। आगे हम देखेंगे कि अध्याय 12 में संशोधन किया गया था 2017 में और अध्याय 12 में विस्तार करते हुए अध्याय 12 का जोड़ा गया है जिसमें संपत्ति के विरूपण का निवारण के बारे में बताया गया है। विरूपण का इंग्लिश वर्ड हो जाएगा डिफेसमेंट, अर्थात विरूपण का अगर वैसे हम देखें तो विरूपण का अर्थ है बिगाड़ना। तो कोई संपत्ति के रूप को बिगाड़ता है तो उसके निवारण के बारे में इस अध्याय में बताया गया है और इस अध्याय में धारा 297 को ही आगे विस्तार करते हुए बताया गया है। तो इस अध्याय में धारा है धारा 297 का, जिसमें संपत्ति के विरूपण के लिए शास्ति के बारे में बताया गया है। पहला पॉइंट है जो कोई लोक दृश्यांतर्गत आने वाली किसी संपत्ति को उस पर थूक कर या पेशाब कर या पैम्पलेट चिपका कर चाक रंग आदि से विरूपित करता है जिसमें स्वामी अधिभोगी के नाम पता दर्शित करने के प्रयोजन को छोड़कर, तो ऐसे व्यक्ति पर प्रथम अपराध के लिए 1 वर्ष की सजा या 5,000 से 10,000 रुपये जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। प्रत्येक पश्चातवर्ती अपराध के लिए 2 वर्ष का कारावास या 10,000 से 20,000 रुपये का जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इस पहले पॉइंट को समझने का प्रयास करें तो इस पहले पॉइंट में यह बताया गया है कि यदि किसी संपत्ति को जो जनता के द्वारा देखी जा रही हो, लोक दृश्यांतर्गत हो और उस संपत्ति पर कोई व्यक्ति थूक कर, पेशाब कर,
पैम्पलेट चिपकाकर या उसको चौक, रंग इत्यादि से किसी प्रकार से उसके स्वरूप को खराब करता है, विरूपित करता है, जिसमें से केवल उन स्थितियों में छूट है कि जब कोई स्वामी या अधिभोगी अपना नाम और पता दर्शित करने के लिए उसके प्रयोजन को छोड़कर, अर्थात यदि कोई स्वामी या अधिभोगी अपना नाम और पता लिखने के लिए किसी संपत्ति पर अपना नाम लिखता है और चौक या रंग से अपना पता लिखता है तो उसको विरूपित नहीं माना जाएगा। तो उन केसों को छोड़कर या उन मामलों को छोड़कर यदि कोई व्यक्ति किसी संपत्ति को विरूपित करता है तो उस व्यक्ति को 1 वर्ष की सजा या 5,000 से 10,000 रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। और यदि व्यक्ति उस अपराध को सजा होने के बाद भी चालू रखता है और पुनः अपराध करता है तो उस स्थिति में उस व्यक्ति को 2 वर्ष की सजा या 10,000 से 20,000 रुपए जुर्माना या दोनों से दंडित किया जा सकता है। आगे इस धारा में दूसरा पॉइंट देखें, ऐसा अपराध किसी व्यक्ति, कंपनी, निकाय या संगम के फायदे के लिए किया है तो उनके अध्यक्ष, सभापति, निदेशक, प्रबंधक जब तक यह साबित ना कर दें कि अपराध उनकी जानकारी या सम्मति के बिना किया गया था तब तक दोषी समझे जाएंगे। अब इस पॉइंट का अर्थ समझें तो इसमें बताया गया है कि पॉइंट नंबर 1 में जो अपराध बताया गया है वह अपराध किसी व्यक्ति, किसी कंपनी, किसी निकाय या किसी संगम अर्थात एसोसिएशन के फायदे के लिए किया गया है। उदाहरण के तौर पर हम समझें तो आप इस प्रकार समझिए कि मान लीजिए किसी कंपनी के या किसी एसोसिएशन के या किसी अन्य संस्था के पैम्पलेट इत्यादि यदि किसी संपत्ति पर चिपकाए गए हैं तो जो इस कंपनी का, संस्था का या एसोसिएशन का जो भी अध्यक्ष होगा, सभापति होगा, प्रबंधक होगा, वह अपराधी माना जाएगा जब तक वह यह साबित ना कर दे कि जो पोस्टर या पैम्पलेट उसकी आज्ञा के बिना या उसकी जानकारी के बिना चिपकाए गए हैं तब तक दोषी उसे ही समझा जाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर यह दिया गया है। अगली धारा है धारा 297 खा, जिसमें अपराध करने के प्रयत्न के लिए दंड के बारे में प्रावधान है। इस धारा में दिया है, यदि कोई व्यक्ति अधिनियम के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए प्रयत्न करता है तो अपराध के लिए उपबंधित दंड से दंडनीय होगा। इस धारा का अर्थ यह हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है जो अधिनियम में दिए गए किसी अपराध के लिए प्रयत्न करता है, कोशिश करता है, तो कोशिश करने पर या प्रयत्न करने पर भी उस व्यक्ति को उस अपराध के लिए सजा हो सकती है और उस व्यक्ति को जो सजा होगी वह वही सजा होगी जो उस अपराध के लिए अधिनियम में दी गई है। तो इस धारा का अर्थ यह हो जाएगा। अगली धारा है धारा 297 ग, दुष्प्रेरक के लिए दंड। इस धारा में बताया है, कोई व्यक्ति धन की पूर्ति या याचना करके, परिसर या सामग्री प्रदान करके अपराध किए जाने को उपाप्त करता है, परामर्श देता है या सहायक है, दुष्प्रेरित करता है तो अपराध के दंड से दंडनीय होगा। तो इस पॉइंट या इस धारा का अर्थ समझें तो इसमें बताया गया है कि यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को धन देकर या उससे याचना करके या उसको कोई परिसर या सामग्री उपलब्ध कराकर, प्रदान कर या फिर उसकी किसी प्रकार से सहायता करता है और किसी अपराध के लिए प्रेरित करता है तो ऐसे व्यक्ति को भी उस अपराध के लिए जो सजा अधिनियम में दी गई है वही सजा उस व्यक्ति को भी हो सकती है। उदाहरण के तौर पर समझें तो यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को अपराध के लिए उकसाता है तो उस व्यक्ति को भी सजा का प्रावधान धारा के अंदर दिया गया है। अगली धारा देखें, धारा 297 घ, लेखन आदि को मिटाने की शक्ति के बारे में प्रावधान दिया गया है। इस धारा में बताया है, धारा 297 का के उपबंध को ध्यान में रखते हुए नगरपालिका या प्राधिकृत अधिकारी संपत्ति से लेखन मिटाने और उसे विरूपण मुक्त करने के लिए आवश्यक कदम उठा सकते हैं। तो इस धारा का अर्थ यह हो जाएगा कि नगरपालिका या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी किसी संपत्ति पर कुछ लिखा हुआ है तो उसको मिटा सकते हैं और उसको विरूपण मुक्त कर सकते हैं। तो यह शक्ति नगरपालिका और उसके प्राधिकृत अधिकारी में होगी। अगली धारा है धारा 297 डा, अपराध का समन करने की शक्ति। नगरपालिका और प्राधिकृत अधिकारी इस अध्याय के नियम व शर्तों के अधीन किसी अभियोजन को प्रत्याश्रित करने और किसी अपराध को समन करने के लिए सक्षम होगा। तो जो नगरपालिका अधिकारी है और उसके द्वारा जो प्राधिकृत अधिकारी है वह इस अध्याय की जो नियम है, शर्तें हैं, उनके अधीन रहते हुए किसी अभियोजन को विड्रॉ करने और किसी अपराध का समन करने के लिए सक्षम होगा। अगली धारा है धारा 297 च, संरक्षण। इस अध्याय के अधीन सद्भाव पूर्वक या लोकहित में किए गए किसी कार्य के लिए सरकार
या स्थानीय प्राधिकारी या व्यक्ति के विरुद्ध अभियोजन, वाद या विधिक कार्रवाई नहीं होगी। तो इस धारा का अर्थ हम समझें तो इस धारा में बताया गया है कि यदि सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या कोई व्यक्ति इस अध्याय के अधीन रहते हुए सद्भाव पूर्वक लोकहित में कोई कार्य करता है और उसके कारण यदि किसी विधि का उल्लंघन भी होता है तो उस व्यक्ति पर ना तो अभियोजन लाया जाएगा, ना वाद और ना ही कोई अन्य विधिक कार्रवाई होगी। शर्त यही है कि वह कार्य जो उस व्यक्ति के द्वारा या प्राधिकारी के द्वारा या सरकार के द्वारा किया गया है वह कार्य लोकहित में होना चाहिए और सद्भाव पूर्वक किया जाना होना चाहिए। अगली धारा है धारा 297(6) अध्याय का अन्य विधियों पर अध्यारोही होना। इस अध्याय के उपबंध उस समय प्रवर्त किसी भी अन्य विधि से अंतर्दिष्ट किसी प्रतिकूल बात के होने पर भी प्रभावी होंगे। अब इस पॉइंट का या इस धारा का अर्थ समझें तो इसमें बताया गया है कि इस अध्याय में जो भी उपबंध दिए गए हैं वह यदि किसी अन्य विधि से विरोधाभासी भी होते हैं तो इस अध्याय के जो नियम हैं और उपबंध हैं वह ऊपर माने जाएंगे, अर्थात वह प्रभावी होंगे। और लास्ट और अंतिम पॉइंट है धारा 297(जा) जिसमें परिभाषाएं दी गई हैं और वह परिभाषाएं उन्हीं शब्दों की दी गई हैं जो इस अध्याय में यूज हुए हैं। जिसमें पहला है विरूपण, जिसका अर्थ हो जाएगा सौंदर्य का ह्रास करना, बिगाड़ना या क्षति करना। संपत्ति, कोई भवन, झोपड़ी, स्मारक, मूर्ति, सड़क, पेड़ या समय समय पर जो राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित किए जाएं। तीसरा गा लोक स्थान, जिसमें सड़क, गली, मार्ग चाहे वह आम रास्ता हो या नहीं वह सभी लोक स्थान में शामिल हैं। और अगला है लोक दृश्य, जो जनता को लोक स्थान से गुजरते समय दृश्यमान हो वह लोक दृश्य कहलाएंगे। और अंतिम है लेखन, स्टेंसिल द्वारा किया गया अलंकरण, अक्षरांकन और सजावट आदि। स्टेंसिल का अर्थ हो जाएगा किसी पेपर कटिंग से या किसी अन्य धातु की या अन्य पदार्थ की कोई कटिंग जिसके द्वारा अलंकरण या अक्षरांकन किया जाता है। साथियों, आपका राजस्थान नगर पालिका अधिनियम यहाँ समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ सभी क्लास आपको पसंद आई होंगी। आप लगातार जुड़े रहे इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन लोगों ने लाइक और कमेंट करके मोटिवेट करते रहे, प्रेरित किया, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज अंतिम क्लास है और आपका अधिनियम भी समाप्त हो गया है। इस वीडियो को अपना प्यार दीजिएगा और लाइक और कमेंट कीजिएगा। आगे इसको शेयर भी कीजिएगा। आगे हम और प्रयास करेंगे कि इस एग्जाम से संबंधित अन्य सामग्री को भी आपके सामने लेके आएं। चैनल से जुड़े रहिए और आपका बहुत बहुत धन्यवाद।